जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा जी। मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या उनकी अटेंडेंस हो गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने अटेंडेंस मार्क की है अपनी या नहीं की। ठीक है। तो आपने अगर मुझे चैट में अटेंडेंस भेज दी है तो वो हो गई है, और अगर अगर आपने नहीं भेजी है तो फिर नहीं हुई। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अच्छा जी। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे ख्याल से जो है वो कुछ बनता है 19। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो इसमें देखिए यहाँ पे मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर लूँ। Let me change the color. ओके। तो इसमें यहाँ पे देखें तो क्या किया है, यहाँ पे आपके पास प्लस का ऑपरेटर भी है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, स्टेरिक भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, रिमाइंडर भी है। तो इनमें जो सबसे हायर प्रायोरिटी रखते हैं ना, वो उसमें आपके पास स्टेरिक है। फिर आपके पास इसी लेवल पे आपके पास डिवाइड है, और इसी लेवल पे आपके पास ये मॉडुलस है, ठीक है। अब इन तीनों में से किसी ने जो है वो एग्जीक्यूट होना है। तो इनका फिर एसोसिएटिविटी देखें तो वो लेफ़्ट टू राइट होती है। तो लेफ़्ट टू राइट होती है तो इसमें बी स्टैटिक सी का ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो उससे 7 मल्टीप्लाई होगा 11 से, डेट विल बिकम 77 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। और मैंने वही एक्सप्रेशन पूरी की पूरी यहाँ पर लिख दी। अब ये पहला वाला हो गया है। तो उसके बाद अब दूसरे की बारी है, तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्या होगा, राइट साइड पे जा रहे हैं। तो डिवाइड होगा, तो 77 डिवाइड करेंगे 5 से तो आई थिंक 15 बनता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से इसके अंदर जो है अगली जो है वो बारी किसकी बनेगी, वो बनेगी इस परसेंटेज की। तो परसेंटेज के लिहाज से जो है इसमें 17 पड़ा हुआ है, 17 जो है 2 से डिवाइड होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास, 17 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1। ठीक है। तो यहाँ तक ये आपके पास आ गया 5 प्लस 15 माइनस 1। जी, जिनके पास आवाज़ कट रही है तो काइंडली वो लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। उनका नेटवर्क का इशू होगा, कनेक्शन का इशू होगा, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। ओके। अच्छा जी। इसके बाद जो है देखें तो हमारे पास रह गया है 15, 5 प्लस 15 माइनस 1। तो इसमें प्लस और माइनस जो है वो एडिटिव जो है कैटेगरी में आते हैं। तो उसके रिस्पेक्टिव दोनों के लेवल सेम है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर इसमें जो है जो लेफ़्ट पे है वो पहले होगा, और राइट वाला जो है उसके बाद होगा। तो पहले जो है 5 में 15 ऐड होगा, 20 बन जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें से 1 माइनस होगा तो ये 19 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो 19 बनना चाहिए। हाँ जी। तो ये इसको फिर आपने जो है ज़रा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ज़रा ये चीज़ें प्रेसिडेंस वाली और एसोसिएटिविटी वाली वो चीज़ें जो है वो ज़रा समझ में भी आ जाएं। और आपके नॉलेज में जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से कहाँ पे आते हैं, तो वो पता हो, ताकि उसके मुताबिक आप उसके ऑपरेशन वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है इसको करने के लिए मैं आपको ये बता दूं। हम जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा जो कंट्रोल होता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी कि पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, फिर दूसरी हो रही है। तो जो इसकी एग्जीक्यूशन होती है इनको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कि एग्जीक्यूशन का कंट्रोल क्या है, कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है ना, ये इस चीज़ का नाम है कि एग्जीक्यूशन किस वाले कमांड की एग्जीक्यूशन होनी है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अच्छा। अब इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर उसके टाइप्स की बात करें, उसके टाइप्स कौन सी हैं, तो 3 तरह की टाइप्स हैं। वन इज सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। वन इज सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है जो सीक्वेंस में आप इस्तेमाल करते हैं। एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, उसके बाद अगली स्टेटमेंट आ रही है, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर अगली स्टेटमेंट आ रही है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर ये कुछ
स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में ये होगा कि पहले ये वाली एग्ज़ीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये वाली एग्ज़ीक्यूट होगी, फिर ये होगी। यानी कि सीक्वेंस के अंदर जो है इसमें क्या होनी है, इसमें एग्ज़ीक्यूशन होनी है। सच स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो है हम इससे पहले देखते हैं। अब थोड़ा-सा हम इसमें एक अगली टाइप देखने लगे हैं, दैट इज़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हम जो है सिलेक्ट करेंगे कि कौन-सी स्टेटमेंट जो है वो चले और कौन-सी स्टेटमेंट जो है वो ना चलें। यानी कि हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन-सी स्टेटमेंट चलनी चाहिए और कौन-सी स्टेटमेंट जो है वो नहीं चलनी चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है? तो अब इसमें क्या काम होगा, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है इस तरीके से आपके पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है? और ये सारी स्टेटमेंट मौजूद हैं। अब मैं ज़रा कलर चेंज करके ज़रा इसको थोड़ा डिफरेंट करके बताऊँ, तो लेट्स से हम कहते हैं कि जी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि किसी ख़ास कंडीशन में चलनी चाहिए, कि ये वाली स्टेटमेंट है, लेट्स से ये किसी ख़ास स्टेटमेंट में कंडीशन में चलनी चाहिए, ये वाली जो है वो किसी ख़ास कंडीशन में चलनी चाहिए। यानी कि ये सीक्वेंशियल के अंदर आते हुए इन स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया जाए कि ये चले या ये स्टेटमेंट ना चलें। तो ये स्टेटमेंट चलें या ना चलें डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन जो है, इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह की एग्जीक्यूशन को आप बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है? अच्छा, इसको हम अगर हम अपनी रियल लाइफ से देखें तो हम जब भी जो है वो काफ़ी सारे एक्शन जो है वो सिलेक्शन की बेस पर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जो है ना, आपने सुबह यूनिवर्सिटी आना है। अब यूनिवर्सिटी आपने आना है तो उसमें जो है ना रास्ते में लेट्स से आपको जो है किसी फ्रेंड को जो है वो पिक करना है। लेकिन फ्रेंड को पिक करने की में कंडीशन ये है कि अगर फ्रेंड जो है वो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन में मिलेगा तो आप पिक करेंगे, और अगर वो नहीं मिलेगा तो आप पिक नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जो है वो आ जाएँगे, ठीक है? तो अब इसमें आपके पास जो है वो सिलेक्शन क्या होगी, कंडीशन बेस होगी है कि अगर तो वो आपको फ्रेंड वहाँ पे मिल गया, तो आप उसको पिक कर लेंगे, ठीक है? और वो स्टेटमेंट या वो वाला एक्शन आप परफ़ॉर्म कर लेंगे, उसको पिक करना है आपने। और अगर आपको वो नहीं मिला, तो फिर आप वो वाला एक्शन जो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, सही है? तो इस तरीके से जो है आपकी जो स्टेटमेंट है, वो क्या बन जाएगी, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कि आपने उसको करना है या नहीं करना। इसके बाद एक और जो उसकी टाइप होती है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, दैट इज़ आइटरेटिव स्ट्रक्चर, जो कि हम इन फ्यूचर जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, सही है? अच्छा, अब जो है हम आते हैं और देखते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर के रिलेटेड लैंग्वेज के अंदर आपके पास किस किस्म की स्टेटमेंट्स मिलती हैं। तो लैंग्वेज के अंदर आपको स्टेटमेंट मिलती है, इसमें एक है इफ स्टेटमेंट, एक इसमें है इफ एल्स स्टेटमेंट, और इसके अलावा इसमें स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे मिलेंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में कम से कम कोशिश करेंगे 2 स्टेटमेंट जो हैं इनको जो है आज ऑब्ज़र्व कर लें कि वो क्या हैं और वो कैसे काम जो है परफ़ॉर्म करती हैं। ओके, आते हैं अब हम पहले स्टेटमेंट में आते हैं, दैट इज़ इफ स्टेटमेंट। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसकी स्टेटमेंट की पहचान ये होती है कि उसके एंड में सेमीकोलन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि सारी स्टेटमेंट के लिए लाज़मी नहीं है। वो मख़सूस स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके लिए हम लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, और कुछ स्टेटमेंट्स के अपना ही स्ट्रक्चर होता है, अपना ही सिंटैक्स होता है। उसके लिए आपको सेमीकोलन नहीं लगा रहे होते, उसके अपने ही मुकम्मल करने की चीज़ें और होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो इस वक़्त आपके सामने इफ स्टेटमेंट है। इसमें लेफ्ट साइड पे ये जो आपके सामने है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो डायग्राम। ये जो आपके सामने नज़र आ रही है लेफ्ट साइड के ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो डायग्राम। फ्लो जो होता है FLOW फ्लो, ठीक है? अब ये फ्लो डायग्राम में इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसकी राइट साइड पे देखें तो इसके इस स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ बात ज़िक्र की जा रही है जिसको भी हमने समझना है। Use the if statement to specify a block of C++ code to execute it if condition is true। मतलब इसका if स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर उसकी जो कंडीशन आपको मिल जाए ट्रू। तो अगर वो कंडीशन आपको मिल जाए ट्रू, तो उसपे उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए
आप इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कंडीशन क्या चीज़ है, वो कौन-सा ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके लिए हम ज़रा समझते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो ये आपके सामने इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको न लिखा हुआ नज़र आ रहा है आईएफ, दैट इज़ इफ बोथ लेटर आर स्मॉल लेटर्स। इसके बाद सिंटैक्स का ही पार्ट है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्मॉल ब्रैकेट का स्टार्ट है और स्मॉल ब्रैकेट के क्लोज़ है और इसके दरमियान में आपको कंडीशन नज़र आ रही है। ठीक है? ये सिंटैक्स का पार्ट है। अब कंडीशन क्या चीज़ है, इसको हम अभी देखेंगे। अभी हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ी है, वो इसलिए पढ़ी है कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम अभी इसको थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन इसके सिंटैक्स के अंदर क्या है, इफ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, कंडीशन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज़। इसके बाद इसका ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको इसने ऊपर कंट्रोल करना है, जिसके ऊपर सेलेक्ट करना है कि ये चले या ये ना चले। तो वो हम रिप्रेज़ेंट करते हैं जो कि इस वाली स्क्वेयर कर्ली ब्रैकेट के स्टार्ट और क्लोज़ के दरमियान में जो पीस ऑफ कोड होता है, दैट इज़ ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके ऊपर ये कंडीशन जो है वो डिफाइन करेगी कि इसको एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए या इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। तो इसके दरमियान में जो है, इस बॉडी के दरमियान में, इस ब्लॉक के दरमियान में आप क्या लिख रहे होंगे, स्टेटमेंट्स लिख रहे होंगे। और ये स्टेटमेंट कब चलेंगी? ये स्टेटमेंट तब चलेगी जब इस कंडीशन का जो रिज़ल्ट बनेगा, जो ये कंडीशन हमें मिलेगी, वो ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेंगी और अगर कंडीशन ये फ़ॉल्स होंगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगी। तो इस चीज़ की सिलेक्शन जो है, इस तरह के हम सिलेक्ट करें कोड को कि वो चले, किसी ख़ास हालत में चले और किसी ख़ास हालत में ये ना चले, इस चीज़ को हम कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और इसके लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है इफ कंडीशन। सवाल मुझसे बड़ा मुश्किल पूछा गया है सर, इसको सी आउट की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। अ, अब ये इफ स्टेटमेंट को अगर आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं सी आउट की मदद से, तो ये इट इज़ अ टफ टास्क। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम कंडीशन को ये प्रेज़ेंट कर सकेंगे, स्टेटमेंट चली है, नहीं चली, तो अभी मैं आपके सामने जो एग्ज़ाम्पल करवाऊँगा, उसके अंदर हम यही काम करेंगे कि वो स्टेटमेंट चलती है, तो आपको आउटपुट पे कुछ मिलता है और अगर नहीं चलती तो आउटपुट पे नहीं मिलता। तो अभी हम उसको एग्ज़ाम्पल से देख लेंगे। अच्छा, अब जो है यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम में आपको ये डायग्राम का ज़रा व्यू आ जाए कि ये डायग्राम कैसे बनी हुई है और इसी तरीके से आप खुद भी डायग्राम बना सकते हैं अपने प्रोग्राम को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। जी, सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि अ, अगर ये ट्रू हुआ तो प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट करेगा। अच्छा, ये प्रोग्राम नहीं है, ये पी ब्लॉक ऑफ कोड है। आपके पास जो है ना, ये इतनी सारी जो है ना स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उसमें से ये जो स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से ये वाली स्टेटमेंट्स, ये आपके पास जो है वो सिलेक्शन का पार्ट है, ठीक है? अब उस सूरत में ये होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो ऊपर से लेके सारा एग्ज़ीक्यूट होता हुआ आ रहा है। यहाँ पे आके कंडीशन चेक हुई, ठीक है? और वो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चल जाएँगी और अगर स्टेटमेंट फ़ॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, लेकिन इसके बाद रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो चलती रहेंगी। तो बस इसमें ये है कि आपने उस फ्लो के अंदर ये डिसाइड करना है कि इस फ्लो के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये चलें या ये ना चलें, इसका फ़ैसला जो है ये आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो परफ़ॉर्म करेंगे। ओके, अच्छा जी, एक तो क्लियर करते हैं इसको, सेकंड में यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करता हूँ। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें तो ये आपको ये फ्लो डायग्राम में ये ओवल सिंबल नज़र आ रहा है। ओवल सिंबल जो है आपको यहाँ पे 2 जगह पे नज़र आएगा और ये सिंबल जो है रिप्रेज़ेंट करता है नोड को कि आपका ये प्रोग्राम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी तरीके से इसी में जाके क्लोज़ होता है। ठीक है? और इसके बाद आप देखें तो प्रोग्राम जब स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो लाइन लगी हुई है, एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये फ्लो बता रहा है कि आपका प्रोग्राम जो है वो फ्लो करने के बाद अगले किस स्टेट पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ डायमंड। जो आपके पास जो शेप बनी हुई है एक रोम्बस की, ये आपके पास क्या है? डायमंड है। डायमंड रिप्रेज़ेंट करता है कंडीशन को। अब इस कंडीशन से ना अमूमी तौर पे आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते बनते हैं। जो एक से ज़्यादा रास्ते बनते हैं, उसमें देखिए अगर रास्ता ट्रू हुआ तो आपके पास रास्ता यहाँ पर ये वाला इंतख़ाब करेंगे
और अगर आपका ये कंडीशन फ़ॉल्स हुई, तो आप ये वाला रास्ता जो है वो इंतख़ाब करेंगे। अब इस रास्ते में देखें अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे आपके पास ये एक स्क्वायर बना हुआ है या इसको रेक्टेंगल कहेंगे, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल रिप्रेज़ेंट करता है प्रोसेस को। कि यहाँ पे अगर ये ट्रू होता है तो ये प्रोसेस परफ़ॉर्म होगा। और अगर आप देखें तो जब फ़ॉल्स हो रहा है तो फ़ॉल्स होने की सूरत में आपके दरमियान में कोई प्रोसेस नहीं आ रहा, तो कोई प्रोसेस परफ़ॉर्म नहीं हो रहा। अब ये प्रोसेस परफ़ॉर्म होता है या नहीं होता डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। इसके बाद रिमेनिंग देखें, रिमेनिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कि इस प्रोसेस पे रिप्रेज़ेंट हो रही हैं, वो एग्ज़ीक्यूट होंगी। ये जो आपके पास फ्लो डायग्राम है, ये एक्चुअल में रिप्रेज़ेंट कर रहा है किसको? इस इफ वाली स्टेटमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। कि यहाँ पे आपका जो इफ स्टेटमेंट चलती है तो उसमें पहले कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके दरमियान में आने वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्ज़ीक्यूट होगा और अगर ये नहीं चलती है तो वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा और रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्ज़ीक्यूट होंगी और प्रोग्राम आपका क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझसे एक सवाल पूछा गया कि उन्हें ये समझ नहीं आई, तो होपफुली अब जो हम एग्ज़ाम्पल करेंगे इसके अंदर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। क्योंकि वहाँ पे ज़रा थोड़ी-सी मेमोरी को भी देखेंगे, हम ज़रा आउटपुट को भी देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। बाकी सिंटैक्स जो है उसका मसला नहीं है, वो मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ। उससे ज़्यादा हट के भी कोई चीज़ नहीं है, उससे कम भी कोई चीज़ नहीं है। तो उसको विजुअलाइज़ करने के लिए उसको माइंड में उसका नक्शा बनाने के लिए उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसको ज़रा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल उसके देखें तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। तो अब ज़रा हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखें ये हमारे पास मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हम जो है एक मेमोरी बना रहे हैं। तो जी ये लें हमने एक मेमोरी बना दी और इस मेमोरी का नाम है नंबर, ठीक है? ये एक मेमोरी बन गई। अच्छा इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आप देखें तो यहाँ पे हम इसके बाद डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले क्या कर रहे हैं? एंटर एन इंटीजर। तो यहाँ पे हम अगर इस वाली पहले वाली आउटपुट के रिस्पेक्टिव बात करें तो उसी को देख के चलें। तो उसके अंदर हमारे पास एंटर एन इंटीजर लिखने की सूरत में आउटपुट पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर एन इंटीजर, ठीक है? इसके बाद देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट हासिल कर रहे हैं नंबर वाली मेमोरी में, ठीक है? और अगर हम इसकी आउटपुट के रिस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पे हमने इनपुट ली और वैल्यू हमें क्या मिल गई? 5। तो अब ये 5 है वैल्यू वो कहाँ पर आएगी? जी, वो सॉरी मेमोरी में आ जाएगी तो इस मेमोरी में क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। तो यहाँ तक तो वही काम है जो हम पहले भी करते हैं, कोई इसमें डिफरेंट बात नहीं है। इसके बाद ये देखें तो यहाँ पे ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। ये क्या होता है जी डबल फॉरवर्ड स्लैश? एक्सीलेंट जी, मोहम्मद साद ने मुझे बताया कि ये कमेंट होता है। तो जी ये कमेंट है और बिल्कुल सिंगल लाइन कमेंट है और सिंगल लाइन कमेंट जो है इसका मतलब ये है कि इसके आगे जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो एग्ज़ीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा होगा, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद ये देखें तो ये हमारे पास जो है इफ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लें इफ इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये क्लोज़ ब्रैकेट है और इसके अंदर ये कंडीशन लिखी हुई है। अब कंडीशन ज़रा देखें ना इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन इसकी है नंबर ग्रेटर दैन 0। नंबर ग्रेटर दैन 0 में देखें तो ये हमने ये वाला ऑपरेटर देखा है ग्रेटर दैन का, ये रिलेशनल ऑपरेटर में आता है, ये कंपैरिज़न के तौर पे इस्तेमाल होगा और इस कंडीशन के जो ये कंडीशन हमारे पास बन रही है, इस कंडीशन के वैलिड होने की सूरत में आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो कि इस ब्लॉक के अंदर आ रही है, इस बॉडी के अंदर आ रही है, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में जो लिखी जा रही है, ये एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी, ठीक है? हाँ जी, तो ये एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी, सही है? तो अब जब ये एग्ज़ीक्यूट होंगी तो अभी हमने ये देखना है कि ये कंडीशन क्या बनेगी, ट्रू होगी या फ़ॉल्स होगी, उसको हमने देखना है। तो उसके लिए आप देखें तो यहाँ पे मेमोरी में वैल्यू है 5। अब यहाँ पे हम 5 को चेक करेंगे 0 के साथ 5 ग्रेटर दैन 0 तो 5 जो है वो ग्रेटर होता है 0 से तो इसका आंसर क्या बनेगा ट्रू। अब ये जबकि ट्रू होगा तो ये कंडीशन हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू देगी तो इस सूरत में क्या होगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो आप ये देख लें कि ये जो आपके पास आउटपुट है यहाँ पे आपके पास लिखी हुई आ रही है यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे नंबर की वैल्यू आ रही है जो कि यहाँ पे वैल्यू है 5 तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 5, ठीक होगी बात।
और इसके बाद देखें ये जो इफ़ है इसका रोल कहाँ तक है, जितना इसकी ब्लॉक की जो है वो ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये इसके बाहर है, इफ़ के कंट्रोल से बाहर है। तो इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले होगी, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज़ एग्ज़ीक्यूटेड। तो देखिए इसके बाद ये भी लिखा आ रहा है, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज़ एग्ज़ीक्यूटेड। ठीक है? अच्छा जी। ये हमने एक एग्ज़ाम्पल के साथ, एक आउटपुट के साथ देख लिया, तो इस सूरत में हमें ये चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आ गई। अब ज़रा मैं इसमें दूसरी आउटपुट के साथ देखता हूँ, जहाँ पे हम ज़रा इसको व्यू करते हैं अ, नेगेटिव वैल्यू के लिहाज से भी। हाँ जी, अब ज़रा दूसरी आउटपुट के लिहाज से हम इसको देख लेते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास एक मेमोरी बनी, ठीक है? उसका नाम नंबर है। अभी इसके अंदर 5 मैंने लिखा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा, तो उसको अपडेट कर लेंगे। तो इसके बाद जो है आउटपुट में लिखा है एंटर एन इंटीजर, तो यहाँ पे देखिए एंटर नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इसके रिस्पेक्टिव प्रॉपर्ली नहीं लिखा हुआ, चलें कोई बात नहीं। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें है सी एन, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम मेमोरी बता रहे हैं और इसमें वैल्यू आ रही है। अब वैल्यू क्या आ रही है? इसमें वैल्यू आ रही है -5। तो इस नंबर में वैल्यू क्या आ जाएगी? मेमोरी में आ जाएगी -5। अब इसके बाद जो है कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक करते हैं, तो हमारे पास है -5 ग्रेटर देन 0, 5 -5 ग्रेटर देन 0। तो मुझे बताइए ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी? जी वेरी गुड जी, उन्होंने पहले बताया कि कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो इसके फॉल्स होने की सूरत में क्या होगा कि इसका जो ब्लॉक है, जो इसके अंदर की स्टेटमेंट्स हैं इन ब्रैकेट के दरमियान में, जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जब ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो देखें आउटपुट पे आपके पास वो स्टेटमेंट लिखी हुई भी नज़र नहीं आ रही कि यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि इसके फॉल्स होने की वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन इसके बाद जो है अगली स्टेटमेंट जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है उसके ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, तो वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। तो वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसकी वजह से आपके पास लिखा आ रहा है दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज़ एग्जीक्यूटेड। तो ये आपके पास आउटपुट पे लिखा हुआ आ गया। तो ये आपके पास थी इफ स्टेटमेंट। जी, आप लोग हैंड रेज़ करें जिन लोगों को इफ स्टेटमेंट जो है वो समझ में आ गई है। ओके, 9 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज़ किया है कि उनको इफ स्टेटमेंट जो है वो समझ में आ गई है। ओके, गुड। अच्छा जी, अब आप लोग हैंड डाउन कर लें, शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद इफ एल्स है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपको लैब के अंदर मैं करवाऊँ। तो इतनी देर में ज़रा हमने आज की जो चीज़ें की हैं, ज़रा उसको विजुअल स्टूडियो पे ज़रा करके जो है व्यू कर लेते हैं, और फिर किसी को अगर कन्फ्यूजन हो तो हम उसको आंसर कर लेते हैं। तो जी मैं आपको लेके चलता हूँ अब विजुअल स्टूडियो पे। जी हम आगे हैं अब विजुअल स्टूडियो पे। हाँ जी, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट ही बनाना है। प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं जी, प्रोजेक्ट 3 रहने देते हैं, चलें इसको क्रिएट करते हैं। जी, ये आपके सामने विजुअल स्टूडियो आपको व्यू हो रहा है, और इसमें अब आपको देखें तो हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। राइट साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट 3 जो है वो शो हो रहा है। इस पे आके मैंने सोर्स फाइल्स पे आके राइट क्लिक किया,
ऐड पे कर्सर रखा, यहाँ पे न्यू आइटम का ऑप्शन आया, इसको मैंने क्लिक किया और इसमें मेरे पास ये ऑप्शन आ गए। इस पे सी प्लस प्लस आइटम को, सी प्लस प्लस फाइल को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे ऐड को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आके हम जो है एक प्रोग्राम जल्दी से बनाते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं जी हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन और इंट मेन। और जी ये काम हमने यहाँ पे कर लिया जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं एक मेमोरी बनाता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू लेट्स से 1, बी इक्वल्स टू 3 एंड लेट्स से सी इक्वल्स 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको इफ स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पे कंडीशन रखते हैं कि अगर ए की वैल्यू जो है वो बी से अगर स्मॉल हो तो उस सूरत में हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है ये वाली ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ए इज स्मॉलर, ठीक है। और ये हमने इतना सा काम जो है लेट से किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिस्टम पॉज रिटर्न 0 और इसके बाद हम इसको करते हैं बिल्ड। जी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप दोबारा अटेंडेंस लेंगे, तो आपकी सेशन के दोनों सेशन की मैं सेपरेट अटेंडेंस लेता हूँ और दोनों अटेंडेंस में दोनों सेशन में आपका प्रेजेंट होना लाजमी है। दोनों में प्रेजेंट नहीं होते तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा से आपकी अटेंडेंस जो है वो प्लेस करूँगा। अभी हमारे पास टाइम है तो उसके मैं आपको बता दूंगा कि आपने अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। जी LMS के ऊपर अभी तक जो है मैंने कोई मटेरियल नहीं प्लेस किया, कोई वीडियोस वगैरह प्लेस नहीं की। तो वो वीडियोस मुझे मिलती हैं तो मैं उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज़ मैंने लेसन्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं मेरे साथ, मैं उनमें ऐड हुआ वो, तो उनके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं। सेक्शन वाइज ग्रुप्स हैं वो, उसमें मुझसे कम्युनिकेट भी करते रहते हैं, तो वहाँ पे मैं नोट्स शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। जी वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मेरे अपने बने हुए नहीं हैं, वो इससे प्रीवियस जो टीचर ये पढ़ाते रहे हैं उनके पास उनके लेक्चर्स होंगे। तो मैं उनसे पता करता हूँ, अगर मिलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अदरवाइज जो है ना मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है वीडियोस के, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। अच्छा जी, अब इसको हम ज़रा बिल्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, बिल्ड किया इसको हमने। तो बिल्ड करने से देखें ये सक्सीड हो गया। सक्सीड होने का मतलब ये है कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन कर लेते हैं, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद जो है ये आपको आउटपुट नज़र नहीं आ रही, मैं ज़रा आपको आउटपुट शो करवाता हूँ। तो जी ये देखें, ये अब आपको आउटपुट आ रही है और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ स्मॉलर। अब ये ए इज़ स्मॉलर जो है ये लिखा हुआ है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अ, जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, ठीक है। कंडीशन कैसे ट्रू हुई है, ए के अंदर वैल्यू आ रही है 1, बी के अंदर वैल्यू आ रही है 3। तो इस वजह से कंडीशन के ट्रू होने की वजह से ये आउटपुट पे आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन फॉल्स करता हूँ आपके सामने। तो जी ये मैंने इसकी कंडीशन को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। कैसे फॉल्स हुआ, ए में वैल्यू 1 पड़ी है, बी में वैल्यू उसमें 3 पड़ी है और मैं कह रहा हूँ ए जो है वो बी से बड़ा है, तो जाहिर बात है कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उस वक्त में ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको रीबिल्ड करता हूँ। तो रीबिल्ड करने से देखेंगे सक्सीड हो गया, इसमें कोई सिंटैक्स एरर वगैरह नहीं आया। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आपको मैं इसकी आउटपुट शेयर करता हूँ।
तो आउटपुट में देखिए अब यहाँ पे वो ए इज़ स्मॉलर का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ अब आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉल्स थी, इसकी वजह से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो एक आपको ओवरव्यू भी मिल गया यहाँ पे कि किस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखेंगे और किस तरीके से आपके आउटपुट जो है उस पे इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। तो सिर्फ आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम कुछ एक्शन करवाना चाहते हैं, कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है? तो इस लिहाज से हमने ये देखना था कि अगर ए बी से जो है ग्रेटर हो, तो उस सूरत में ये एक्शन परफॉर्म हो। तो ये एक्शन जो है इस सूरत में परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कंडीशन बनी थी वो कंडीशन क्या हो रही थी, वो फॉल्स हो रही थी। ठीक है? ओके जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लें। जी, अटेंडेंस मार्क करने का तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपने अपना मुकम्मल नाम जो है वो चैट में, ज़ूम की मीटिंग चैट में मुझे आप सेंड करेंगे, तो आपकी वो अटेंडेंस मेरे पास रिकॉर्ड में आ जाएगी। साथ में कोई और लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रेज़ेंट सर ये वो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नाम लिखा हुआ आएगा, दैट्स मीन यू हैव प्रेज़ेंटेड, यू वर प्रेज़ेंट इन द क्लास।